गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभा स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के हमारे जो प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहे हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि KVS, NVS, PGT, TGT, DSSS, नेट, उनसे जुड़े जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। अब तक जो है हमने 5 क्लास कंप्लीट कर लिया है और 500 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 6 नंबर क्लास है और आज भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, जो कि कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज़ कंप्लीट किया था और उससे भी पहले हमने काल विभाजन और नामकरण, हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल हैं, जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर हमने 6000 से भी अधिक प्रश्नोत्तर डिस्कस कर लिया है, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT हिंदी पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, करबला। ठीक याद रखिएगा, करबला जो है ये जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखा है, इसके लेखक हैं प्रेमचंद। ठीक याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद जो हैं इसके लेखक हैं करबला के। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि करबला के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद। बाकी आपका स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ये जो हैं प्रमुख जयशंकर प्रसाद के रचनाएं हैं। और यहाँ पे जो है जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, तो ये भी जानना आवश्यक है कि छायावाद युग में जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता था। तो इनको जो है छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इनको जो है छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता था। और सुमित्रानंदन पंत को जो है इनको विष्णु कहा जाता था। याद रखिएगा, इनको जो है छायावाद का विष्णु कहा जाता था। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो है इनको छायावाद का शिव कहा जाता था। याद रखिएगा, छायावाद का शिव। तो कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है कि छायावाद के ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है और शिव कौन है। तो छायावाद से जुड़े जो है कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना मानी गई है? अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यात्रा साहित्य। याद रखिएगा, ये जो है यात्रा साहित्य विधा के अंतर्गत आती है, अरे यायावर रहेगा याद। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। NVS, KVS, नेट, विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका DSSB PGT टीचर हिंदी पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंटो मेरा दुश्मन। याद रखिएगा, मंटो मेरा दुश्मन जो है इसके लेखक महादेवी वर्मा नहीं है, इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। याद रखिएगा, उपेंद्र नाथ अश्क जो है इसके वास्तविक लेखक हैं। बाकी अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, ये 3 जो हैं प्रमुख रेखाचित्र हैं महादेवी वर्मा के। खास करके अतीत के चलचित्र, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT हिंदी पेपर में। इसमें आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में जो है रचनाओं के नाम हैं और सूची 2 में विधाओं के नाम। तो पहला आता है क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो ये जो है किस साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आत्मकथा। याद रखिएगा, ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है आवारा मसीहा। तो आवारा मसीहा जो है ये एक प्रकार का जीवनी माना गया है। याद रखिएगा, जीवनी माना गया है आवारा मसीहा। उसके बाद आता है तंत्र लोक से यंत्र लोक तक, ये जो है आपके यात्रा साहित्य। याद रखिएगा, यात्रा साहित्य के अंतर्गत आता है।
और फिर मेरा परिवार, ये जो है रेखाचित्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से जो है कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसको आप नोट कर लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या आखिएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, यशपाल की आत्मकथा कौन सी मानी गई है? तो इनमें से जो है यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंहावलोकन। क्या रखिएगा? सिंहावलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका DSSB पीजीटी में, नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? तो नई कहानी जो है पत्रिका का संपादक कौन माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भैरव प्रसाद गुप्त। याद रखिएगा, भैरव प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका एनवीएस पीजीटी में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा वो युग्म है जो सही नहीं है, या कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य मर्मट ने भुक्तिवाद का प्रवर्तन नहीं किया है। ये बिल्कुल गलत है। तो भुक्तिवाद का प्रवर्तन किया है भट्टनायक ने। याद रखिएगा, भट्टनायक ने किया है भुक्तिवाद का प्रवर्तन। उसके बाद उत्पत्तिवाद के जो प्रवर्तक हैं वो है भट्टलोलट, ये बिल्कुल सही है। अनुमितिवाद के प्रवर्तक माने गए हैं शंकुक, ये भी बिल्कुल सही है। और अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक माने गए हैं अभिनव गुप्त, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु भुक्तिवाद के प्रवर्तक जो हैं वो आचार्य मर्मट नहीं है, भट्टनायक। तो ये चार जो हैं, ये चार प्रमुख रस सिद्धांत माने गए हैं भारतीय काव्यशास्त्र के। याद रखिएगा, ये जो हैं चार प्रमुख रस सिद्धांत माने गए हैं भारतीय काव्यशास्त्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, जय पराजय में कौन सा समास है? कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, पीजीटी, टीजीटी, नेट। तो जय पराजय जो है कौन सा समास माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व। याद रखिएगा, ये जो है द्वंद्व के अंतर्गत आती है जय पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वीर रस। याद रखिएगा, ये जो है वीर रस के अंतर्गत आती है किरातार्जुनीयम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी में, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र में किस रीति की प्रधानता है? तो नैषधीय चरित्र में जो है किस रीति की प्रधानता मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वैदर्भी रीति। याद रखिएगा, वैदर्भी रीति जो है ये नैषधीय चरित्र के अंतर्गत आती है। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नैषधीय चरित्र जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं श्रीहर्ष। याद रखिएगा, श्रीहर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम क्या है? तो पंचवटी जो शब्द है इसमें कौन सा समास प्रयोग में लाया गया है? ये आपके कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। याद रखिएगा, ये जो है पंचवटी ये द्विगु समास के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? नाट्यशास्त्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि। याद रखिएगा, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की परीक्षा में पूछे गए हैं, नेट में पूछे गए हैं, टेट में पूछे गए हैं, DSSB में पूछे गए हैं। विभवानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किसने किया था? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि ने। याद रखिएगा, भरत मुनि ने इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका DSSB पीजीटी में, कुवलयानंद के रचयिता कौन है? कुवलयानंद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अप्पय दीक्षित। याद रखिएगा, अप्पय दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में, आचार्य मर्मट ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य मर्मट ने जो है काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
3, याद रखिएगा। आचार्य मर्मट ने काव्य गुणों की संख्या मानी है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं एवं द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, वो छंद क्या कहलाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वैरवी। याद रखिएगा, वर्वे। तो ये जो है वर्वे के अंतर्गत आती है कि जिस छंद में जो है प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं एवं तृतीय एवं चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, तो वो छंद जो है बरवे कहलाता है। याद रखिएगा, बरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? ये हम कई बार पढ़ चुके हैं और विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये प्रश्न पूछा गया है। तो गद्य पद्य मिश्रित काव्य जो है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंपू काव्य। याद रखिएगा, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को जो है चंपू काव्य कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। निर्वेद स्थायी भाव क्या है? तो निर्वेद का स्थायी भाव क्या माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शांत रस। याद रखिएगा, शांत रस माना गया है स्थायी भाव निर्वेद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी में। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई थी? तो करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना जो है किस ग्रंथ के द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरारामचरितम। याद रखिएगा, उत्तरारामचरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे जो है आपको हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम बताना है। तो कौन सा सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्रम बिल्कुल सही है। पहले संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई थी। संस्कृत भाषा को जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जननी कहा जाता है। याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जननी कौन है? तो वो है संस्कृत। तो पहले संस्कृत भाषा का उदय हुआ था, उसके बाद पाली जिसमें अधिकतर बौद्ध धर्म की रचनाएं लिखी जाती थी, उसके बाद प्राकृत जिसमें अधिकतर जैन धर्म की रचनाएं लिखी जाती थी, उसके बाद अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और फिर खड़ी बोली का विकास हुआ था। तो पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और फिर जो है खड़ी बोली का विकास हुआ था। तो ये जो है आपका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका DSSB पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। देवनागरी लिपि का विकास किस प्रकार हुआ था या किस लिपि से हुआ था? तो देवनागरी लिपि का जो है विकास हुआ था ब्राह्मी लिपि से। याद रखिएगा, ब्राह्मी से हुआ था देवनागरी का विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका NVS पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। याद रखिएगा, अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके KVS पीजीटी हिंदी पेपर में। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रघुवंशम। याद रखिएगा, रघुवंशम। ये प्रश्न आया था आपका KVS पीजीटी हिंदी पेपर में। यहाँ पे आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में जो है कवियों के नाम है और सूची 2 में उनके रचनाओं के नाम। तो पहले आते हैं कालिदास। तो कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अभिज्ञान शाकुंतलम। याद रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी कवि कालिदास ने। उसके बाद आते हैं माघ कवि। माघ कवि ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, शिशुपाल वद्धम। याद रखिएगा, माघ ने जो है शिशुपाल वद्धम की रचना की थी। उसके बाद आते हैं भवभूति। भवभूति ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो उन्होंने की थी
उत्तर रामचरितम, याद रखिएगा, इन्होंने जो है उत्तर रामचरितम की रचना की थी। और फिर आते हैं दंडी, आचार्य दंडी। तो दंडी ने जो है इन्होंने दस कुमार चरितम, याद रखिएगा, इन्होंने दस कुमार चरितम की रचना की थी। तो इस प्रकार से जो है हमने चार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सॉल्व कर दिए कि कालिदास के रचना का नाम क्या है, माघ के रचना का नाम क्या है, भगवती की रचना का नाम क्या है और दंडी के रचना का नाम क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। यहाँ भी आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो पहला आता है लट्टलकार, याद रखिएगा, लट्टलकार। इसको जो है वर्तमान काल के साथ जोड़ा जाता है, याद रखिएगा, इसको जो है वर्तमान काल के साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद आता है लोटलकार, याद रखिएगा, लोटलकार। तो ये जो है आपके आज्ञार्थक, याद रखिएगा, आज्ञार्थक से जोड़ा जाता है। उसके बाद आता है लडलकार, याद रखिएगा, लडलकार। ये जो है आपके भूतकाल से जोड़ा जाता है, याद रखिएगा, भूतकाल। और उसके बाद आता है लुट्टलकार, ये आपके भविष्यत काल के साथ जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमने चार प्रश्न सॉल्व कर दिए। तो आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में कि राम शब्द का तृतीया द्विवचन रूप कौन सा है। राम शब्द का जो है तृतीया द्विवचन रूप कौन सा माना गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामाभ्याम। याद रखिएगा, रामाभ्याम जो है ये राम शब्द का तृतीया द्विवचन माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महाकवि कालिदास जो थे वो किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध माने गए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा। याद रखिएगा, महाकवि कालिदास जो हैं वो अलंकार के लिए, उपमा अलंकार के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में, जगत शब्द के चतुर्थी एकवचन का रूप क्या है। जगत, तो जगत शब्द के जो है चतुर्थी एकवचन का रूप क्या माना गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जगते। याद रखिएगा, जगते जो है ये जगत शब्द के चतुर्थी एकवचन रूप माना गया है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते। ये प्रश्न आया था आपके DSSB पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है। हिंदी नवरत्न, ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, नेट में पूछा गया है, टेट में पूछा गया है। तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र बंधु। ठीक याद रखिएगा, मिश्र बंधु ने लिखा है नवरत्न। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि मिश्र बंधुओं के अंतर्गत कौन आते हैं, श्याम बिहारी मिश्र। ठीक याद रखिएगा, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये जो हैं मिश्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कृष्ण बिहारी मिश्र ये मिश्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं या नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नहीं आते हैं। श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र जो हैं ये मिश्र बंधुओं के प्रमुख लेखक माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके DSSB पीजीटी हिंदी पेपर में, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। यानी कि राहुल सांस्कृतायन ने। ठीक याद रखिएगा, राहुल सांस्कृतायन ने जो है हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरहपाठ। याद रखिएगा, राहुल सांस्कृतायन ने हिंदी भाषा के प्रथम कवि को स्वीकार किया है सरहपा के रूप में। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हिंदी भाषा में प्रथम कवि को लेकर जो है विभिन्न आलोचकों और इतिहासकारों का अपना मत रहा है, कई मतभेद हुए हैं
कि सरहपा जो हैं वो होने चाहिए हिंदी साहित्य के प्रथम कवि, तो कुछ आलोचक ने कहा है कि नहीं, स्वयंभू होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो है कई वाद विवाद और मतभेद रहे हैं हिंदी भाषा के प्रथम कवि को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, विशलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है। तो विशलदेव रासो में किस शैली का जो है प्रयोग किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गेय। याद रखिएगा, गेय शैली का प्रयोग किया गया है विशलदेव रासो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी में, ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है। ध्रुव चरित्र, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरोत्तम दास। याद रखिएगा, नरोत्तम दास ने लिखा है ध्रुव चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है। तो कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन माने गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसी। ठीक है, रखिएगा, तुलसी ने लिखा है कृष्ण गीतावली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान मिलता है, तो किस भक्ति धारा में जो है कोई चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान मिलता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण भक्ति धारा। याद रखिएगा, कृष्ण भक्ति धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित करने के सिद्धांत का समर्थन जो है किस विद्वान ने किया है। तो भक्ति के स्रोत को जो है दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित करने के सिद्धांत का समर्थन जो है किस विद्वान ने किया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। याद किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका विनय पत्रिका से जुड़ा प्रश्न है, तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था केवीएस पीजीटी में, विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रज। ठीक याद रखिएगा, ये जो है ब्रज भाषा के अंतर्गत लिखा गया है विनय पत्रिका, और लेखक का नाम है तुलसीदास। ठीक याद रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है विनय पत्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, पद्मावत किस प्रकार का काव्य माना गया है। पद्मावत, तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका महाकाव्य। ठीक याद रखिएगा, पद्मावत जो है ये महाकाव्य के अंतर्गत आता है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, परंतु ये जो है महाकाव्य के अंतर्गत आता है पद्मावत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में, भक्तिकाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भक्तिकाल के किस कवि ने जो है संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। याद रखिएगा, तुलसीदास एक ऐसे कवि थे जिन्होंने संस्कृत को छोड़ा था, फिर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का उन्होंने निर्वहन किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में, भक्तिकाल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में ये मिलता है। तो भक्तिकाल में जो है गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल में किस कवि में ये मिलता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। याद रखिए, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है। तो ध्रुपद गायन का संबंध जो है किस भाषा से माना गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा। याद रखिएगा, ये जो है ब्रज भाषा के अंतर्गत मानी जाती है ध्रुपद गायन। ये प्रश्न आया था आपका एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में, बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है। बरवे नायिका भेद कई बार परीक्षा में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, टेट में पूछा गया है, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी,
तो बर्वे नायिका भेद के रचनाकार का नाम यहाँ पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रहीम। ठीक है, रहीम इसके लेखक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम की रचना मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो मदनाष्टक की भाषा क्या मानी गई है? ये प्रश्न पूछा गया आपका NVS PGT में। तो मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली। ध्यान रखिएगा, मदनाष्टक जो है इसकी भाषा खड़ी बोली मानी गई है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मदनाष्टक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा रहीम। ध्यान रखिएगा, रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके DSSB PGT टीचर हिंदी पेपर में। चित्तस्वामी किस धारा के कवि हैं? तो चित्तस्वामी जो हैं ये किस धारा के कवि माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टछाप। याद रखिएगा, चित्तस्वामी जो हैं ये अष्टछाप के कवि माने गए हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में। जाति विलास के रचयिता कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जाति विलास के रचयिता। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देव। याद रखिए, देव ने लिखा है जाति विलास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में। किस रचना को छंद का अजाय बघर कहा जा सकता है? तो किस रचना को जो है छंद का अजाय बघर कहा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्रिका। याद रखिएगा, रामचंद्रिका जो है इसको छंद का अजाय बघर कहा जा सकता है और इसके लेखक का नाम है केशव दास। याद रखिएगा, केशव दास ने लिखा है रामचंद्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिखिलिनो मिन मृग खजन कमल नैन सिखिलिनो जस ओ प्रताप को कहानी है, ये पंक्ति किस कवि की मानी गई? तो सिखिलिनो मीन मृग खजन कमल नैन सिखिलिनो जस ओ प्रताप को कहानी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर। याद रखिएगा, इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि हैं ठाकुर। ये प्रश्न आपका पूछा गया था KVS PGT में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका PGT टीचर हिंदी पेपर में। इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कवि ने किस कवि के बारे में ये टिप्पणी कही है? बहुत ही प्रसिद्ध टिप्पणी है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। याद रखिएगा, घनानंद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को जो है साक्षात रसमूर्ति कहा है। याद रखिएगा, ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि साक्षात रसमूर्ति जो है ये किस कवि को कहा जाता है रीतिकाल के? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद को। याद रखिएगा, रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि घनानंद को जो है साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है और ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैन नचाई कहियो मुस्काही लला फिर आइयो खेलन होरी, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पद्माकर। याद रखिएगा, इसको पद्माकर ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका DSSB PGT टीचर हिंदी पेपर में। रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो इनमें से जो हैं रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। याद रखिएगा, बिहारी जो हैं ये रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में। भिखारीदास की रचना कौन सी मानी गई है? भिखारीदास की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, काव्य निर्णय। याद रखिएगा, काव्य निर्णय जो है ये भिखारीदास की रचना मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धकथानक किस प्रकार की रचना मानी गई है या इसका साहित्यिक रूप क्या माना गया है अर्धकथानक का? ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मकथा। याद रखिएगा, अर्धकथानक जो है ये आत्मकथा के अंतर्गत मानी जाती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT में, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1800 ईस्वी में। ठीक याद किया, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी और ये स्थापित हुई थी कलकत्ता में। ठीक याद किया, कलकत्ता में स्थापित हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज, और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं गिलक्राइस्ट। ठीक याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के जो पहले या जो संस्थापक माने गए हैं वो हैं गिलक्राइस्ट। ठीक याद रखिएगा, गिलक्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT हिंदी पेपर में, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद निरंजन। ठीक याद रखिएगा, राम प्रसाद निरंजन ने लिखा है भाषा योग वासिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका PGT टीचर हिंदी पेपर में, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? नासिकेतोपाख्यान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सदर मिश्र। ठीक याद रखिएगा, सदर मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका DSSB PGT में, नहुस नाटक के नाटककार कौन है? तो नहुस नाटक के नाटककार कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल चंद। ठीक याद रखिएगा, गोपाल चंद ने जो है नहुस नाटक लिखा है, और गोपाल चंद जो थे ये पिता थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के। ठीक याद रखिएगा, ये पिता माने जाते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के, इन्होंने लिखा है नहुस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके PGT टीचर हिंदी पेपर में, काशी नागरी प्रचारणी सभा के स्थापना कब हुई थी? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1893। याद किया, 1893 जो है इस समय काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। ये प्रश्न आपके KVS PGT में पूछा गया है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? तो शकुंतला नाटक जो है इसका खड़ी बोली गद्य में जो है इसका अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा लक्ष्मण सिंह। याद रखिएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था किस वर्ष? तो भारतेंदु ने जो है अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था, या स्पीच कब दिया था, ये हम कह सकते हैं। बलिया में एक ऐतिहासिक स्पीच दिया था, वो कब दिया था? तो ये दिया था 1884 में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1884 ईस्वी में उन्होंने बलिया में एक ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका NVS PGT में, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, रखिए, लाला श्रीनिवास दास जो हैं ये परीक्षा गुरु के लेखक माने गए हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या थी? तो भारतेंदु युग की जो है केंद्रीय विधा क्या मानी गई है, या साहित्य रूप या साहित्यिक रूप कौन सी मानी गई है? यानी कि भारतेंदु युग में जो है कौन सी रचना या कौन सा विधा जो है सर्वाधिक लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाटक। क्या किया, नाटक जो है ये भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका DSSB PGT टीचर हिंदी पेपर में, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। क्या रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है नूतन ब्रह्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका DSSB PGT में, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो कचहरियों में जो है हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र जो है किस पत्र को माना जाता है?
तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन जो है बिल्कुल सही नहीं है, सभी के सभी गलत हैं। तो कचहरियों में जो है हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र कौन सा माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत मित्र। याद रखिएगा, भारत मित्र जो है ये कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। संयोगिता स्वयंवर के लेखक या किस प्रकार की विधा मानी गई है? संयोगिता स्वयंवर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाटक। याद रखिएगा, संयोगिता स्वयंवर जो है ये एक नाटक विधा मानी गई है और इसके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने 3 प्रश्न के उत्तर हमने सॉल्व कर दिए। तो संयोगिता स्वयंवर जो है इसका जो साहित्यिक रूप है वो है नाटक और इसके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। ब्राह्मण के संपादक कौन थे? ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रताप नारायण मिश्र। याद रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र जो थे ये ब्राह्मण के संपादक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका एनवीएस पीजीटी में। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बिनी। तो इसके संपादक कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास दास। याद रखिएगा, श्रीनिवास दास जो हैं ये आनंद कादम्बिनी के संपादक माने गए हैं। ये प्रश्न आया था आपका पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में कि नूतन ब्रह्मचारी जो है ये किस साहित्य रूप के अंतर्गत आती है या किस विधा के अंतर्गत आती है? नूतन ब्रह्मचारी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास। याद रखिएगा, नूतन ब्रह्मचारी जो है ये नूतन उपन्यास के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? भूतनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवकी नंदन खत्री। याद रखिएगा, देवकी नंदन खत्री ने लिखा है ये प्रसिद्ध उपन्यास। और देवकी नंदन खत्री ने जो रचनाएं लिखी थी जैसे चंद्रकांता संतति, ऐसा माना जाता है कि चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी भाषा सीखा था। याद रखिएगा, चंद्रकांता संतति पढ़ने के लिए जो है जो लोग हिंदी नहीं जानते थे उन्होंने हिंदी पढ़ना, उन्होंने हिंदी भाषा सीखा था इस उपन्यास को पढ़ने के लिए, चंद्रकांता संतति। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी में। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो खड़ी बोली हिंदी का जो है प्रथम महाकाव्य कौन सा माना गया है? तो उसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रिय प्रवास। याद रखिएगा, प्रिय प्रवास जो है ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है और इसके लेखक का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो है इसके लेखक माने गए हैं। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रिय प्रवास जो है ये किस प्रकार का काव्य माना गया है? तो ये जो है एक महाकाव्य माना गया है। और प्रिय प्रवास जो है ये किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था खड़ी बोली हिंदी में। याद रखिएगा, खड़ी बोली हिंदी में प्रिय प्रवास लिखा गया था। तो इस तरह जो है हमने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है एक ही प्रश्न में हमने सॉल्व कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? तो द्विवेदी युग के जो है संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त को जो है द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। ये प्रश्न आया था आपका केवीएस पीजीटी में। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत हुई है? तो भारत भारती जो है इसमें किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय भावना। याद रखिएगा, भारत भारती में जो है राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत हुई है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और भारत भारती के लेखक कौन माने गए हैं? तो ये हैं मैथिली शरण गुप्त। याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है भारत
भारती। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका DSSB PGT टीचर हिंदी पेपर में, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका PGT टीचर हिंदी पेपर में, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रत्नाकर जो है, रत्नाकर द्वारा रचित गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोला। याद रखिएगा, ये जो है रोला छंद के अंतर्गत लिखा गया है। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में, सरदार पूर्ण सिंह किसके लिए विख्यात थे? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। ये आपके नेट में पूछा गया है, टेट में पूछा गया है, KVS DSSB में भी पूछा गया है। तो सरदार पूर्ण सिंह किसके लिए विख्यात थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निबंधकार। याद रखिएगा, सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वो निबंधकार के रूप में विख्यात हैं या प्रसिद्ध हैं। तो कई बार जो है प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कविता के लिए जो है खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या सिंह खत्री। याद रखिएगा, अयोध्या सिंह खत्री ने जो है कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका DSSB PGT में कि जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीधर पाठक। क्या रखिएगा, श्रीधर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में, स्वच्छंदतावाद की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो स्वच्छंदतावाद जो है इसकी विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रजभाषा। याद रखिएगा, तो स्वच्छंदतावाद की जो विशेषता है वो ब्रजभाषा नहीं है। बाकी प्रकृति पर्यवेक्षण ये बिल्कुल सही है, प्रेम चित्रण और कथा गीत प्रयोग, तो A, B और C जो है बिल्कुल सही है स्वच्छंदतावादी की विशेषता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका PGT टीचर हिंदी पेपर में, लोकायतन के रचयिता कौन है? लोकायतन, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रानंदन पंत। याद रखिएगा, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो इन्होंने जो है लिखा है लोकायतन। याद रखिएगा, लोकायतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT हिंदी पेपर में, आंसू किस प्रकार का काव्य माना गया है? आंसू, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुक्तक काव्य संकलन। याद रखिएगा, मुक्तक काव्य संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT हिंदी पेपर में, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा माना गया है? तो महादेवी वर्मा का जो है प्रथम काव्य संकलन कौन सा माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निहार। याद रखिएगा, निहार जो है ये महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। और यामा के लिए जो है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, यामा के लिए जो है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? कला और बूढ़ा चांद, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत। याद रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका DSSB में PGT टीचर हिंदी में आया था ये प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो इनमें से वो कौन सा लेखक है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। याद रखिएगा, नागार्जुन जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी नरेश मेहता, रामधारी सिंह दिनकर और निर्मल वर्मा, ये तीन जो हैं प्रमुख, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना मानी गई है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, टेट में पूछा गया है, DSSB में पूछा गया है, KVS NVS में पूछा गया है। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। क्या रखिएगा,
दिनकर जी की रचना मानी गई है संस्कृति के 4 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT हिंदी पेपर में, निराला की अंतिम रचना कौन सी मानी गई है। तो निराला की जो है अंतिम रचना कौन सी मानी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पत्रोत्कंठित जीवन का विषय बुझा हुआ है। ये जो है निराला जी की अंतिम कविता मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में, निम्नलिखित में से किस तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है। तो इनमें से जो है कौन से कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है, जो प्रकाशित हुई थी 1943 में। क्या रखिएगा, तार सप्तक जो है ये प्रकाशित हुई थी 1943। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था 1951, यह मैं आपको बता चुका हूँ। और तीसरा सप्तक जो है ये प्रकाशन हुआ था 1959 में। याद रखिएगा 1959। और चौथा सप्तक जो है प्रकाशित हुआ था 1979। ठीक है, 1943, 1951, 1959 और 1979। तो निम्नलिखित में से तार सप्तक में किस कवि को शामिल नहीं किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिएगा, इनको जो है तार सप्तक में शामिल नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपके KVS PGT हिंदी पेपर में, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रघुवीर सहाय। याद रखिएगा, रघुवीर सहाय जो हैं इसके लेखक माने गए हैं। ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न आया था आपका NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में, भूल गलती कविता के कवि कौन हैं। भूल गलती, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्तिबोध। याद रखिएगा, भूल गलती जो है इसके लेखक माने गए हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। याद रखिएगा, मुक्तिबोध। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाते हैं, आज हमने डिस्कस किए। अभी और भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर सॉल्व करना बाकी है। तो आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।